नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम विद हिमांशु पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज चल रही है। तो आज हम 2020 के पॉलिटी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। दूसरा है कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। तीसरा है सरकार को हटाने के विषय में। और चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। और यहाँ क्या पूछ रहा है, समान शक्तियां पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। तो ये समान शक्ति नहीं हुई। दूसरा, या पहले हम तीसरे पे आते हैं, सी पे आते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है सरकार को हटाने के विषय में। तो हम जानते हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी ये लोकसभा का अधिकार है और यहाँ राज्यसभा का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत। चौथा कह रहा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो हम ये जानते हैं कि कटौती प्रस्ताव लोकसभा के नियमों में इसका उल्लेख है, यानी राज्यसभा के पास इसके लिए भी शक्ति नहीं, तो ये भी गलत। तो सही क्या हो गया, चौथा, वो दूसरा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि संविधान में संशोधन के विषय में। और हम जानते हैं कि संविधान संशोधन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्तियां हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एमपी लेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा कह रहा है कि एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधियों को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। और चौथा कह रहा है कि कार्यान्वित हो रही सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। ठीक है, अब हम इसमें सोचते हैं कि क्या हम कोई एलिमिनेशन ट्रिक लगा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन 3 देखिए। 3 कह रहा है कि एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। ठीक है, और अप्रयुक्त निधियां अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। और हमने आपसे कई बार कहा है कि जब प्रश्न इस तरीके से बोले ना, यूपीएससी ऐसे बोले ना जैसे कि आपको एक तरीके से बोल रहा हो, आदेश दे रहा हो ना, कि एकदम नहीं यही होता है, यही हो सकता है। तो उस पर आप एक मिनट रुकिए और सोचिए। तो ये क्या कह रहा है, नहीं किया जा सकता, जैसे ना एकदम स्ट्रिक्ट बोल रहा हो कि नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, ये गलत है। हम लोग जानते भी हैं कि अगर एक वर्ष में जो पैसा खर्च नहीं हो पाता वो अगले वर्ष में ट्रांसफर हो जाता है। और बहुत सारे सांसद और विधायक ऐसा करते भी हैं कि पूरा 5 साल का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लास्ट चुनाव से पहले ही खर्च करते हैं, जिससे ज़्यादा दिखे कि विकास कराया है और चुनाव उनके जीतने में आसानी हो। तो वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं पैसा। तो ये हमारा गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखिए, कह रहा है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम, अब देखिए यहाँ क्या कीवर्ड है, कम से कम। ठीक है, कम से कम 10% कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा क्या होना चाहिए, प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो कम से कम तो हो ही सकता है ना, कि ऐसा तो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं बोल रहा है, कम से कम 10%, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थ में प्रयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, और पहला कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, हम जान ही रहे हैं कि सांसद निधि का खर्च कहाँ होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा उत्तर क्या सही हो गया, हमारा आंसर हो गया डी। क्या हो गया, डी हो गया। अब एमपी लेड योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कैसी योजना है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और इसमें जो राशि होती है वो नॉन लैप्सेबल होती है। ठीक है, मतलब उसको लैप्स नहीं करती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जैसे कि सांसद क्या करेगा, अगर लोकसभा सदस्य है तो वो अपनी निधि का खर्च अपने लोकसभा क्षेत्र में करेगा। राज्यसभा का सदस्य क्या करता है कि
जिस राज्य से वो चुनकर आता है वो कहीं भी खर्च कर सकता है उस राज्य में, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भारत के किसी हिस्से में खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और समता का अधिकार। तो देखिए, ये अस्पृश्यता की बात कर रहा है, ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत या इस तरीके से अस्पृश्यता की बात कर रहा है, तो यानी किसका उल्लंघन कर रहा है? समानता का उल्लंघन कर रहा है, सभी समान है और उसमें ये छुआछूत कैसे हो सकता है? तो किसका उल्लंघन होगा? समता के अधिकार का होगा। और हम जानते हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच समता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, तो ये किसका हुआ? समता के अधिकार का उल्लंघन हुआ। और हम जानते हैं अस्पृश्यता का विवरण अनुच्छेद 17 में है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में इसका विवरण है। तो ठीक है, और अस्पृश्यता शब्द क्या है, इसकी संविधान में परिभाषा नहीं है। हम जानते हैं कि संविधान किसी चीज को बहुत परिभाषित नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे विदेशित है? ठीक है, तो देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, पहला ऑप्शन कह रहा है संविधान की उद्देशिका। हम जानते हैं संविधान में दर्शन है, संविधान हमारे जो उद्देश्य और उद्देशिका जो है वो हमारे संविधान का दर्शन है, उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है, ठीक है, लेकिन वो किसी कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात तो नहीं करता है, कहीं हमने ऐसा पढ़ा भी नहीं, उसमें देखिए आप पढ़ते ही हैं तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सातवीं अनुसूची में, तो सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण के लेके बात हो रही है, ना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन देखिए, कह रहा है परंपरागत व्यवहार द्वारा, तो परंपरागत व्यवहार, देखिए ये ऐसी स्थिति में कोई परंपरागत व्यवहार तो होता नहीं है ना, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और हम जानते हैं अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से दिया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में, ठीक है, तो अनुच्छेद क्या हो गया हमारा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमको ऐसे सोचना है और ऐसे प्रश्न हल करने की लगातार प्रयास करना है। अगला प्रश्न देखिए कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रालेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोत्तर प्रालेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये किसके कारण क्यों प्रस्तुत किया जाता है? तो पहला कह रहा है कि चिरकालिक संसदीय परंपरा, हमने कहा कि कुछ भी अगर सपोज करिए बजट के साथ कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है तो वो कोई परंपरा तो नहीं है, उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन होता है, तो परंपरा जैसा शब्द नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा 110 के कारण, और हमको स्पष्ट अच्छे से पता है कि अनुच्छेद जो 112 है वो बजट, उसमें बजट की बात की गई, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, तो उसमें इसकी तो बात की नहीं गई है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 110 एक के कारण, तो हम ये भी जानते हैं कि ये इसमें भी नहीं, क्योंकि मनी बिल से, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 113, और हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 113 में बजट पर चर्चा की बात की गई है, ना कि किसी डॉक्यूमेंट पेश करने की बात की गई है। चौथा देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, जब हम प्रश्न पढ़ें, जब हमको कोई नया टर्म मिले या नया कुछ मिले ना, तो एक बार सोचें जो अनुच्छेद या जो दिया गया हो, हम लोग जनरली पढ़ते हैं और हम उसमें अगर ऐसा कुछ नहीं पढ़ते ना तो उसी के साथ जाना चाहिए, ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो गलत होगा, ठीक है। हम सोचते हैं अरे हो सकता है 112 में हमने ना पढ़ा हो, अरे भाई जब तुम 25 पढ़ के गए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी नज़रों से वो बचा हो, तो हमको उस पे थोड़ा ध्यान देना है और प्रश्न के उत्तर तक पहुँचना है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, तो ऑप्शन क्या इसका आंसर हो गया? डी हो गया, ठीक है। कठिन शब्द देखते हैं और हड़बड़ा जाते हैं, ये नहीं करना है। अगला देखिए, अगला है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ठीक है, ये प्रश्न हर बार आता है, हर बार कुछ नए तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार क्या है? तो संवैधानिक सरकार यानी एक ऐसी सरकार जो संविधान से बनी हो, जो संविधान द्वारा शक्तियाँ लेती हो और संविधान की सीमा में रह के कार्य करती हो, यानी वो सीमित हो। किससे सीमित हो? संविधान से सीमित हो। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या हो गया? सीमित सरकार हो गया, सीधा-सीधा सीमित सरकार।
क्योंकि संविधान एक क्या करता है, एक बाउंड्री खींचता है, सरकार उसी के अंतर्गत रह के कार्य करेगी। अगर उससे बाहर जाएगी तो क्या होगा, कहते ना कि संविधान से बाहर गए तो आधारभूत ढांचा एक नियम है उसके बाहर चले गए तो वो सरकार क्या है, वो संवैधानिक सरकार नहीं होगी, तो सीमित सरकार, यानी संवैधानिक सरकार अर्थात सीमित सरकार। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। अब 1948 के, ये विश्व युद्ध के बाद की बात है, तो सार्वभौमिक घोषणा यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कौन कर रहा है? अगर भारत की उद्देशिका देखी जाए, उद्देशिका अगर उद्देशिका पे हम ध्यान दें तो उद्देशिका क्या बोलती है? न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, और ये सार्वभौमिक घोषणा का सिद्धांत है। सही हो गया। दूसरा कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम इसमें भी पढ़ते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा मूल कर्तव्य, इसमें भी देखिए शिक्षा की बात की गई है, तो ये क्या हो गया, ये भी डी हो गया। तो ये तीनों सही है इसके, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमको सोचना है कि किसमें ऐसी बात कही गई हो जो मानव के विकास की बात करती हो, सर्व यानी हर जगह व्यापक, हर जगह वही बात सिद्धांत माने जाते हो। शिक्षा की बात, न्याय की बात, संस्कृति रक्षा की बात, सार्वभौमिक घोषणाएं हैं, और इन तीनों में ये बात कही गई है। हमारा आंसर क्या हो गया, इसलिए डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि भारत में विधिक सेवा प्रावधान के लिए करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं? ठीक है, अब देखिए पहला कह रहा है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, दूसरा कह रहा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तीसरा कह रहा है कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को, और चौथा कह रहा है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करिए। अब देखिए इसमें अगर सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए चौथे विकल्प जाइए, कह रहा है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। अब आप सोचिए सभी वरिष्ठ नागरिक यानी वरिष्ठ यानी 60 साल के ऊपर वरिष्ठ हो गए, चलिए हम मान लेते थोड़ा और एज बढ़ा लीजिए, 70 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप, वरिष्ठ नागरिक हो गए। अब आप सोचिए कि वरिष्ठ नागरिक, अब उसमें तो वो भी आ जाएंगे, जैसे सपोज कि रतन टाटा जी थे, उनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी वो वरिष्ठ नागरिक थे, और क्या उनके लिए सेवा मुफ्त होनी चाहिए थी? क्योंकि वो तो कैपेबल थे, तो सभी तो नहीं आएंगे। जहाँ सभी हो, आल हो ना, उस शब्द पे थोड़ा रुकिए और सोचिए, तो ये हमारा चौथा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य। अब देखिए यहाँ 3 लाख बोल रहा है, ऊपर क्या बोल रहा है, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर। अब आप सोचिए ट्रांसजेंडर ज़्यादा संवेदनशील है कि ओबीसी संवेदनशील है? ज़ाहिर सी बात है ट्रांसजेंडर ज़्यादा संवेदनशील है। अब जब ट्रांसजेंडर ज़्यादा संवेदनशील है तो उसकी सीमा ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। भाई 3 लाख ओबीसी कैसे हो सकता है? और अब दो हमारे जब गलत हो गए, एक 3 और 4, तो देखिए 3 और 4, 3 और 4 देखिए, 4 इसमें है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि 1 लाख और 2 लाख सही है। मान लीजिए हमको नहीं भी पता होता, अगर हम ऐसे सोचते तब भी कर सकते थे। तो ये कीवर्ड्स ध्यान दीजिए ना, सदस्य, सभी, आल हो गया, ठीक है, और ये 3 लाख 2 लाख से ज़्यादा है, यानी छूट उनको कैसे हो सकती है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है, हम अपने उत्तर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब देखिए ये हम लोग फिर से वही उसी तरीके का प्रश्न है। अब क्या है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होना, उसे हम संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कहेंगे। भारत में तो कई बार क्या होता है कि बिना समर्थन के सरकार यानी पूर्ण बहुमत की सरकार होती, तो उसे हम संसदीय व्यवस्था वाली सरकार नहीं कहेंगे, कहेंगे ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, तीसरा देखिए कि सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, लेकिन हटाई प्रत्यक्ष लोगों द्वारा तो नहीं जाती है। भारत में ऐसे ही होता है, क्या वो संसदीय सरकार नहीं है? तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, कह रहा है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व नहीं हटाई जा सकती। कई बार सरकार उससे पहले हटाई गई है, उदाहरण भारत में देखे ही हैं आपने बहुत बार, तो ये भी गलत है। अब ये देखिए बी अपने आप सही हो गया। बी क्या कह रहा है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। हमने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 75 में स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़िए, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? अब ये हम जान ही रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य की बात
सातवीं अनुसूची में क्या हो रहा है, सातवीं अनुसूचियों में शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच, तो ये होने से रहा। दूसरा उद्देशिका, उद्देशिका में बातें तो की गई हैं लेकिन कल्याणकारी राज्य की घोषणा की बात तो नहीं करी गई है। मूल अधिकार भी नहीं, मूल अधिकार भी नहीं। मूल अधिकार क्या करते हैं, हम व्यक्ति को अधिकार तो देते हैं लेकिन कल्याणकारी राज्य की बात नहीं की। कल्याणकारी राज्य बात किसमें कही गई, नीति निरूपक तत्व में कही गई है। ठीक है, और नीति निरूपक तत्व क्या है, भाग 4 में है, 36 से 51 तक, और उसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात कही गई है। ठीक है, धन का सीमित होना, ये सब बातें कही गई हैं। और उसमें सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी योजनाओं में जो सिद्धांत उनको लागू करने का प्रयास करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक। दूसरा कह रहा है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। कौन सा सही है। अब पहला देखिए, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे के संघवाद को पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र को रूप परिभाषित करता है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, संविधान परिभाषित करनी जैसी जब शब्दावलियां हैं तो संविधान परिभाषित चीजों को नहीं करता है। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरीके से सोचे तो हमारा पहले ही गलत हो गया। और हमको अच्छे से पता है कि मूल ढांचे के सिद्धांत केशवानंद भारती बना बाद से आया है 1973 से, तो संविधान मूल ढांचे को परिभाषित नहीं करता है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा है तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है कि यार न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था उसने की है। ठीक, तो ये हमारा ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। यानी ऐसा कौन सा इनमें है जो इसमें गांधी और मार्क्सवाद विचारधारा एक है, एक विचार रखते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। क्योंकि मार्क्स कहते थे कि जो राज्य होता है वो शोषण का माध्यम होता है, राज्य शोषण करता है एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का। ठीक है, और गांधी कहते थे कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है, यानी ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकता है। ठीक है, तो दोनों ने राज्य विहीन समाज की बात कही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। अगला है भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। पहला है कि संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ कराने वाला। फिर से देखते हैं थोड़ा कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाला अभिकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। अब इसमें देखिए ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। हम आए दिन पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं, मतलब नेता कहते हैं कि नौकरशाही जो है वो हमारे राज्य की मतलब उसको कमजोर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि, अब देखिए ना राजनीतिक स्थायित्व को लेकर आए दिन विवाद चलता है। ठीक है, दूसरा, अब पहला कह रहा है संसदीय लोकतंत्र में व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, और चौथा कह रहा है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि जो नौकरशाही होती है वो क्या करती है, नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नीतियों नियमों को लागू करने में। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। अगला है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। चौथा, दूसरा कह रहा है कि संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तीसरा कह रहा है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। और चौथा कह रहा है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।
तो आंसर हमारा इसका डी सही है, क्योंकि केशवानंद भारती बना बाद में इस जो उद्देशिका थी इसे संविधान का हिस्सा माना गया है, लेकिन ना तो यह विधायिका का शक्ति का स्रोत है और ना ही यह विधायिका की शक्ति पर रोक लगाती है। ठीक है, तो संविधान का भाग तो ये है। तो यही हो गया कि संविधान का भाग है, किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कि पहला कह रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। और तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। और ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि नीति निर्धारक तत्व जो होते हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया ये। तो ये जाहिर सी बात है, पहला गलत हो गया तो ये हमारा बी सही हो गया। ठीक है, अगर बी सही हो गया तो देखिए बी किस में है, बी इसमें है और बी इसमें है, तो ए वाला तो हमारा गलत हो गया, ए वाला पहला वाला ऑप्शन। तो ये भी यानी ए और सी गलत हो गया, तो बचा क्या? बी। और बी दोनों में है। अब इसमें देखते हैं, तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। तो ये सही बात है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्धारक तत्वों को आधार बनाया जाता है। तो डी हमारा सही हो गया, यानी आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को जरा देखिए। कह रहा है जो मतदान की योग्यता 18 वर्ष है, और मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। तो ये भी हम जानते हैं कि 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, और रिहाई के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इसके बाद अब 6 साल बाद चुनाव लड़ सकता है, यानी वो स्थायी निहत्ता नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक है, ये शब्द देखिए थोड़ा स्थायी बोल रहा है। जब इस तरीके के शब्द आए ना थोड़ा एक्सट्रीम, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि एकदम परमानेंटली, यानी अजीब मतलब नहीं एकदम से बहुत वर्ड उस तरीके का वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, तो ये स्थायी तौर पे, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों गलत है, यानी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमको सोचना है। ठीक है, जब इस तरीके के वर्ड पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है, जैसे स्थायी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। अगला कह रहा है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा कह रहा है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। कौन सा सही है? अब देखिए, दूसरा कह रहा है कि संविधान में तीन तीन सत्रों की बात की गई है, तो संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, संविधान में यह है कि संसद को 6 महीने के अंतराल पे मिलना चाहिए, 3 सत्र हों या 2 सत्र हों, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत हुआ तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो पहला अपने आप सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि एक वर्ष में कोई दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जब तक संसद चलना चाहे चलती है। तो ये सही बात है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये सही हो गया। एक और 3 आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। ठीक है, तो कोई संख्या निर्धारित नहीं है, इसका आंसर क्या हुआ? सी हो गया। चलिए ठीक है, आज की क्लास खत्म हुई, समाप्त हुई। बने रहिए, अगर ठीक लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जुड़े रहिए, लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जारी है। ठीक है, धन्यवाद।